जय हिंद दोस्तों, आप सभी को शिक्षा शिविर में स्वागत है। आइए अब हम चलते हैं अपनी सफ़र केजी से पीजी तक। दोस्तों, जैसा कि हम वचनबद्धता के साथ आपके सामने वर्तमान में मौजूद हूँ, जैसे मैंने कहा था कि हमारा इस सफ़र केजी से पीजी तक में हमारा जो लेक्चर होगा बड़ा ही सटीक होगा, इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। मैं हिंदी के स्वरूप यानी हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इस सारा विवरणात्मक रूप से मैं आपके सामने परोसने वाला हूँ। आज का हमारा प्रकरण होगा पहले भाषा का स्वरूप। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारा शरीर तब तक ही महत्व देता है जब तक हमारा उसमें आत्मा होती है। इसके बावजूद भी आत्मा होने के साथ साथ जब हमारे में भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा आत्मा और शरीर दोनों एक डब्बे के समान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे भाषा के स्वरूप के बारे में कि भाषा का स्वरूप होता क्या है। जिस तरह से हम किसी भी शब्द की जानकारी लेते हैं और उससे अपनी भावनात्मक रूप को स्थिरता का भाव लेकर के उसमें संचारित हो जाते हैं, उसी तरह से हम आज समझेंगे कि हमारा भाषा का स्वरूप क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना पड़ता है और दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों और भावों को समझना पड़ता है। अर्थात भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जनसाधारण भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना होता है जिसका अर्थ होता है बात करना। यह मुख से निकली हुई एक अर्थवान ध्वनि होता है। अंततः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को एक दूसरे पर बोलकर, लिखकर या सांकेतिक माध्यम से प्रकट करता है। आइए अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कप चाय की आवश्यकता है। इस भाव के विचारों या इच्छा को हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहले या तो इसको अपनी मौखिक भाषा के माध्यम से, या फिर लिखित भाषा के माध्यम से, या फिर कप या चाय के केतली की ओर उंगली से इशारा करके। अंततः हम इस तरह से पूर्णतः कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर, बोलकर या सांकेतिक माध्यम से एक दूसरे पर प्रकट करता है। अब मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि हमारा जो पहला टॉपिक था भाषा का स्वरूप आप भली भांति समझ गए होंगे। आइए अब हम चलते हैं, हमारा अब दूसरा टॉपिक है हिंदी भाषा का परिवार। मेरे दोस्तों, जिस तरह से हमारी संरचना हो जाती है और एक परिवार का निर्माण होता है, उसी तरह से हिंदी भाषा का भी एक परिवार बना और अपना वंश और परिवार से ही अपने आप को प्रफुल्लित हुआ या विकसित हुआ। भाषा का भी हम ही लोग की तरह एक परिवार होता है। किसी एक भाषाओं की समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से ही होता है। माना जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आवागमन होता है, वहाँ जाकर के हम परिपूर्णता के साथ अपना रहन सहन, बोलचाल, अपने भाषा का जो उजागर करते हैं, उसी से हमारा भाषा परिवर्तित होते जाती है और विकास होते जाता है। तो एक दूसरे के साथ तीसरी भाषा विकसित होती चली गई। ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश से निकलकर विकसित हुई, वो सम्मिलित रूप से एक भाषा परिवार कहलाती है। फिर कालांतर में उनके भी उप परिवार बनते चले गए, छोटे छोटे परिवार बनते चले गए। जिस तरह से हमारा एक वंशज चलते आ रहा, फिर जिस तरह से हम एक विभाजित रूप होकर के अपना एक गृहस्थ आश्रम बना लेते हैं, धीरे धीरे हम एक अलग गांव के रूप में बस जाते हैं। मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में बहुभाषी देश कौन सा देश है? इस पूरे विश्व में बहुभाषी देश के रूप में हमारा देश भारत ही है। क्यों और कैसे?
भारत देश अनेक भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ संसार के 4 भाषा परिवारों की अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषा जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, जिसमें से हम पढ़ेंगे नंबर 1 भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार को हम आधुनिक युग में हिंद यूरोपीय भाषा के नाम से जाने जाते हैं। इसमें हिंदी, उर्दू, फ्रांस और भी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषा सबसे बड़े भागों में बोली जाती है। अब आते हैं नंबर 2 द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार एक ऐसा भाषा परिवार है जो मुख्यतः समुद्र तटीय प्रदेशों में बोली जाती है, जैसे तमिल, यानी साउथ की तरफ जितनी भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा के रूप में आ जाता है। नंबर 3 है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार, जिसको हम चीनी भाषा के रूप में जानते हैं। और अंतिम परिवार मेरा भाषा का है आग्नेय भाषा परिवार। मेरे दोस्तों, आग्नेय का अर्थ ही होता है अग्नि दिशा। जो पूरब और दक्षिण के बीच के जो भाग हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग जो अपना भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको हम आग्नेय भाषा परिवार कहते हैं। इन भाषा परिवारों की अनेक भाषाएं भारत में बोली जाती है, इसलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि भारत में अनेक भाषाओं के बावजूद भाषिक और सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। इसी कारण अनेकता में एकता या एकता में अनेकता को भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रमुख विशेषता माना जाता है। आइए अब हम अगला प्रकरण हमारा होगा हिंदी की भूमिकाएं। जिस तरह से इस पूरे विश्व में चाहे वो वस्तु हो, सजीव या निर्जीव, सभी का अपनी अपनी एक रोल होता है, उसी तरह से हिंदी की भी एक अपना भूमिका होती है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि पड़ावों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की एक संपर्क भाषा के रूप में बन गई है। मेरे दोस्तों, संपर्क भाषा हमारे भाषा को आदान प्रदान में बड़ा ही सहायक प्रकट होती है। हिंदी का विकास आज अंतर्क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। अब आइए हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि ये संपर्क भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ये संपर्क भाषा है क्या। हिंदी सार्वदेशिक भाषा है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के लोग हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। इन राज्यों में हिंदी बोली और समझी भी जाती है। उसी तरह से राजभाषा देश के प्रशासनिक और राजकीय कार्य व्यापार जिस भाषा में होते हैं वह राजभाषा कहलाता है। इस भाषा का औपचारिक महत्व अधिक होता है। प्रायः किसी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की राजभाषा होती है, पर कभी कभी राजनीतिक प्राधीनता के कारण राजभाषा का स्थान शासन करने वाले देश या लोगों की भाषा ले लेती है। जैसे अंग्रेजी शासन पहले अरबी, फारसी और अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा न होने पर भी राजभाषा रही। स्वतंत्र भारत को राजभाषा हिंदी हमारे जनजीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक संप्रेषण, ज्ञान विज्ञान और सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हिंदी हमारी ही नहीं पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। आज हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम में हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है।
उसी तरह से मातृभाषा, जो हम अपनी माता से भाषा को लेते हैं उसको हम मातृभाषा कहते हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं कि अगर किसी भी बच्चे का माँ और बाप अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं, या मान लेते हैं किसी का मम्मी बंगाली हैं, पापा बिहारी हैं, तो हमें ये बताना है कि सबसे पहले हम किस भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, माँ की भाषा का या पापा की भाषा का। तो जाहिर सी बात है कि माँ की भाषा को हम पहले सीखेंगे, इसलिए इसको हम मातृभाषा का ही रूप दिया गया। उसी तरह से राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की ऐसी उन्नत भाषा को कहा जाता है जो राष्ट्र के सभी भागों में बोली और समझी जाती है। लोग इसी भाषा में विचार विनिमय करते हैं। देश में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होने पर भी लोग आपस में संपर्क के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रभाषा ही किसी देश के धर्म, संस्कृति और व्यापार की भाषा होती है। किसी समय संस्कृत को यह सम्मान प्राप्त था, किसी समय, और आज हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन। आप सभी ने भाषा परिवार के बारे में भली भांति समझ लिए। इन्हीं भाषा परिवारों के आधार पर हिंदी और उसकी कुछ बोलियां हैं। विशाल भारत भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां होती हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, ऐसे बोली को हम पश्चिमी हिंदी में पाया जाता है। पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब बोलियां होती हैं। उसी तरह से बिहारियों में भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब बोली हैं। उसी तरह से राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, उसी तरह से पहाड़ी इलाकों में मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, प्रसिद्ध कवि की भाषा एवं उनकी कुछ रचनाएं जो हम साहित्य में पढ़ते हैं, आप समझते जाएंगे। आइए अब हम कुछ प्रसिद्ध कवि की भाषा एवं उनकी रचनाएं को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे भाषा अवधी एक भाषा है जिसका एक कवि तुलसीदास, जो आप बड़ा ही सहज रूप से जानते हैं, और हमारे धार्मिक रचनाएं रचे हैं रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में रचे हैं। उसी तरह से तुलसीदास जी हैं जो ब्रज भाषा में रचे हैं विनय पत्रिका। उसी तरह से विद्यापति जी हैं, वो मैथिली में रचे हैं विद्यापति की पदावली। नागार्जुन जो खड़ी बोली में रचे हैं, जिसको हम बस मांगपुर के रूप में जानते हैं। उसी तरह से कबीरदास जी हैं जो साधुकड़ी भाषा के रूप में इन्होंने अपनी कविता को रचा है, जिस प्रकार से एक बीजक इनके रचनाएं का नाम है। अब आइए, हमारा इस लेक्चर का अंतिम भाग होगा भाषा और व्याकरण, जो हमारा मुख्य सेंसिटिव पार्ट होगा। भाषा और व्याकरण में चोली दामन का एक संबंध होता है, लेकिन इसके बीच में भी कुछ ऐसा समायोजन होता है जो हमें समझना पड़ता है कि किस तरह से चोली दामन का रूप दिया गया है। किसी भी भाषा का प्रादुर्भाव पहले होता है और व्याकरण उसके पीछे पीछे चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, भाषा मानक हो तथा इसमें एक रूपता रहे, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। यही नियम व्याकरण है। दूसरे शब्दों में, भाषा की मानक लिपि क्या हो, वर्णों के अक्षरों का कैसा संयोजन हो, शब्दों की रचना कैसे हो, वाक्यों की संरचना में किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, इससे संबंध हर भाषा का अपना अलग अलग नियम होता है। इसकी व्याख्या और व्यवस्था व्याकरण का काम होता है। अंततः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना आता है। इस प्रकार सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं कि किस तरह से 5 वर्गों में बांटा गया है।
हमारा व्याकरण का पहला भाग है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, विराम चिन्ह विचार। मेरे प्यारे छात्रों, इन 5 भागों में ही पूरे व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई है, जो हम बारी बारी से अगले लेक्चर में हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। आज मैंने आपको हिंदी का स्वरूप, भाषा परिवार, बहुभाषी भाषा के रूप में हमने जाना समझा भली भांति। इससे संबंधित चाहे वो छात्र हो या हमारा कोई किसी कंपटीशन से संबंधित कोई अभ्यर्थी हो, सभी के लिए लाभदायक है। मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो हमारा लेक्चर रहा उससे संबंधित उसके नोट्स एवं अभ्यास प्रश्न हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे डाउनलोड करें एवं उससे अभ्यास करें और उससे लाभान्वित हों। मैं आपसे खास आग्रह करता हूं कि हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुफ्त सेवा से लाभान्वित हो सकें और मैं प्रोत्साहित होकर और इससे भी सहजता के साथ आपके सामने शिक्षा देने का प्रयास करूं। धन्यवाद।